Hello friends, today we will discuss about the Rowlatt Satyagrah and Jallianwala Bagh massacre. आज हम रोलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, रोलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बीच क्या संबंध रहा और किस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश भारत में एक बड़े जन नरसंहार किया गया या बड़े स्तर पर जनता के साथ धोखेबाजी की गई, ऐसा कह सकते हैं, अथवा किस तरह से भारत की उद्वेलित होती हुई राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले कि रोलेट एक्ट अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार ऐसी क्या इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी अथवा कौन सी ऐसी दशाएं और राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिन राजनीतिक परिस्थितियों में रोलेट अधिनियम लाने की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले जैसा हम सबको पता है 1914 से नवंबर 1928 पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने जिन भारतीयों को विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती किया था, अथवा हम कह सकते हैं कि जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटकर आ गए, उसके बाद बड़े स्तर पर ब्रिटिश सरकार का उन्होंने समर्थन किया और अनेक भारतीयों को युद्ध में शामिल होने का भर्ती होने के लिए आश्वासन दिया, उनको अभिप्रेरित किया। इसलिए भारतीय लोगों के द्वारा उन्हें भर्ती कराने वाला सोर्जेंट भी कहा गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस कार्य के लिए महात्मा गांधी को केसर ए हिंद उपाधि भी प्रदान की गई, हिंद का सम्राट की उपाधि भी दी गई। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो अफ्रीका और एशिया में विशेष रूप से, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में विशेष रूप से उद्वेलित हो रही थी और इस राष्ट्रवाद की भावना का जो प्रभाव था वह भारत तक भी पहुंच चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिन सैनिकों को सेना से बाहर निकाला गया उनके लिए बेरोजगारी, महायुद्ध के कारण मुद्रास्फीति में अभिवृद्धि या इन्फ्लेशन होने से, गरीबी में और वृद्धि होने से, ब्रिटिश सरकार द्वारा नए टैक्सेशन लगाने से भारतीयों की आर्थिक स्थिति और दयनीय हो गई। इसी दौर में उभरती हुई क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद की भावना को रोकने के लिए, उद्वेलित होते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, उसका काउंटर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट कमीशन, रोलेट कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के गठन के पीछे जो मुख्य ध्येय था वह भारतीयों की राष्ट्रवाद की, भारतीयों की ब्रिटिश सरकार की से की जाने वाली मांग को दमन करने का, उसको दमित करने का, उसको शांत करने का, चुप करने का अथवा कुचल देने का एक प्रयास था। एशिया और यूरोप तथा अफ्रीका में विशेष रूप से टर्की, मिस्र, आयरलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना और चीन, कोरिया इत्यादि में राष्ट्रवाद की भावना उद्वेलित हो रही थी और इसी के साथ 1917 की रशियन क्रांति ने जार निकोलस द्वितीय के क्रूर शासन का अंत कर दिया, जिसने आम जनता में यह विश्वास जगाया कि शासक भले ही कितना ही शक्तिशाली, कितना ही क्रूर और कितना ही हिंसक क्यों न हो, अगर आम जनता मिलजुल कर आवाज उठाती है तो बड़े से बड़े साम्राज्य का भी पतन हो सकता है, उसको तबाह किया जा सकता है। और इसीलिए रूस में सोवियत संघ गणराज्य रूस में व्लादिमीर इलियच लेनिन की नेतृत्व में क्रांति सफल हुई और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बना। रूस में जार शासन के पतन ने आम लोगों की भावना को उद्वेलित किया, साहस को जगाया, भय को दूर किया। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट कमीशन का गठन किया गया, जिसने यह अनुशंसा की कि अगर विश्व युद्ध के बाद भारत में उभरती हुई राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना है, उसे रोकना है, भारतीयों की मांग को रोकना है
अथवा भारतीयों को नियंत्रण में करना है तो इसका सबसे बड़ा उपाय है कि रोलेट अधिनियम को लागू कर दिया जाए। रोलेट अधिनियम क्या था? ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट के द्वारा यह अनुशंसा की गई कि राष्ट्रवादी गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों और ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाली प्रत्येक प्रकार की गतिविधि को संदेह के आधार पर उन लोगों को पुलिस नजरबंद कर दे और उनके लिए विशेष कानून हो जिसके तहत गैर जमानती हो, अपील नहीं की जा सके और किसी प्रकार की दलील नहीं दी जा सके। इसीलिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू कहते हैं, या मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यह रोलेट अधिनियम नए अपील, नए दलील और नए अपील की संज्ञा देने वाला एक ब्लैक कानून था। न तो उसके खिलाफ जिसको गिरफ्तार किया हम अपील कर सकते हैं, न ही कोई अपनी दलील दे सकते हैं और न ही अपना वकील कर सकते हैं। तो नए अपील, नए दलील, यहाँ सॉरी माफी चाहूंगा, नए अपील की जगह यहाँ पर नए वकील, नए अपील, नए दलील और नए वकील, तीनों की संज्ञा दी और ब्लैक कानून इसे कहा। जब 18 मार्च 1919 की तारीख को ब्रिटिश भारत की केंद्रीय असेंबली से यह अधिनियम पारित हुआ, 18 मार्च 1919 को पारित होने पर इसके प्रतिरोध में, बिल के पारित होने के प्रतिरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, राष्ट्रवादी मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना बिफोर 1920, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। हालांकि फिर भी क्योंकि ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों का बहुमत था, ऑफिशियल कार्मिकों का बहुमत था, इसलिए अधिनियम पारित हो गया और लागू भी कर दिया गया। जब रोलेट एक्ट को लागू किया गया तो रोलेट एक्ट के प्रतिरोध में महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रीय सत्याग्रह का आह्वान किया। गांधी के नेतृत्व में गांधी ने कहा कि जो सरकार ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया, सरकार का साथ दिया और सरकार इस प्रकार के कानून भारतीयों पर लागू कर रही है जो कि स्वतंत्रता के घोर विरोधी हैं, इसलिए गांधी ने तय किया कि आने वाली 6 अप्रैल 1919 की तारीख को देश भर में रोलेट सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। यद्यपि महात्मा गांधी ने जो 6 अप्रैल 1919 की तारीख तय की है, उस तारीख से पहले 30 मार्च 1919, 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय सत्याग्रह की तारीख घोषित की है। उससे ठीक पहले 30 मार्च 1919 को विशेष रूप से कलकत्ता, बंबई, मद्रास, अमृतसर और अनेक स्थान, लाहौर, इसके अलावा अन्य स्थानों पर रोलेट सत्याग्रह के विरोध में हिंसा होती है, ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी जाती है, राष्ट्रवादियों के द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है। इसका मतलब है कि एक बड़े स्तर पर हिंसा को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण रोलेट एक्ट जो था या रोलेट सत्याग्रह होने वाला था, उसका प्लान थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि विवर्तित हो गया, अथवा जैसे 1857 की क्रांति के साथ हुआ वैसा रोलेट सत्याग्रह के साथ हुआ। गांधी के इस सत्याग्रह की उद्घोषणा के खिलाफ एस.एन. बनर्जी, एनी बेसेंट और तेज बहादुर शंभू ने प्रतिरोध जताया। दूसरी तरफ जमनालाल बजाज, द्वारकादास और उमर सोमानी ने गांधी का पूर्ण समर्थन किया। विरोधी गुट भी था, समर्थक गुट भी था। विरोधी गुट में एस.एन. बनर्जी, एनी बेसेंट और तेज बहादुर शंभू ने प्रतिरोध किया, जबकि जमनालाल बजाज, द्वारकादास और उमर सोमानी ने गांधी का पूर्ण समर्थन किया। 30 मार्च 1919 को दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, बंबई अनेक क्षेत्रों पर हिंसा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अमृतसर में मार्शल लॉ को लागू कर दिया। देखिए, हिंसा होने के कारण ब्रिटिश सरकार सजग हो गई और ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ विशेष रूप से अमृतसर, पंजाब में लागू कर दिया। सेना ने कानून को लागू कर दिया ताकि जनता की जो क्रांतिकारी और हिंसात्मक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को कंट्रोल में किया जा सके। इसके साथ ही 6 अप्रैल 1919 से राष्ट्रीय सत्याग्रह लागू हो गया। जगह जगह प्रतिरोध किया गया, स्वदेशी अपनाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सांकेतिक रूप से धरना दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने इस रोलेट काले कानून के विरोध अपना प्रतिरोध जताया गया। 10 अप्रैल 1919 की तारीख को अमृतसर के 2 स्थानीय और लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी हुई।
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 अप्रैल 1919 की तारीख को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के कारण अमृतसर के स्थानीय निवासियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति और ज्यादा विद्रोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी हिंसात्मक प्रदर्शन की नीति को और ज्यादा उग्र कर दिया। 10 अप्रैल 1919 की इस गिरफ्तारी के बाद, जो 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी होती है, 10 अप्रैल को प्रतिरोध किया जाता है और 13 अप्रैल जो एक तारीख है जिसे भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश भारत में कलंक के रूप में, अभिशाप के रूप में देखा जाता है कि किस तरह ब्रिटिश सरकार इतनी नरसंहारक थी अथवा इतनी क्रूर और दमनकारी नीतियों का पालन करती थी। 13 अप्रैल 1919 मित्रों, इस तारीख को सिख धर्म के लिए एक बड़े ही धार्मिक पर्व और पवित्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी का पर्व था इस दिन 13 अप्रैल 1919 को, और बैसाखी के पर्व की खुशियों को मनाने के लिए, इजहार करने के लिए, इसके साथ साथ जो 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए तथा रोलेट एक्ट का प्रतिरोध करने के लिए अमृतसर शहर के, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लगभग, जो पब्लिक पैलेस था एक तरह से, और सार्वजनिक स्थल पर 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। इन 20,000 से ज्यादा एकत्रित लोगों के द्वारा न केवल बैसाखी पर्व का आयोजन किया गया, अपितु गिरफ्तारी किचलू और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का प्रतिरोध किया गया, रोलेट एक्ट का प्रतिरोध किया गया, एक शांतिपूर्ण सभा का संचालन किया गया। परंतु मुखबिर तारा सिंह के सूचना के बाद तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपको ध्यान रखना है, उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल फ्रांसिस ओ डायर। कौन थे पंजाब के तत्कालीन गवर्नर? पंजाब प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल फ्रांसिस ओ डायर। माइकल फ्रांसिस ओ डायर के द्वारा अपने सेनापति ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को आदेश दिया गया कि वह जलियांवाला बाग पैलेस पर जाए और देखे कि क्या स्थिति है। इसका मतलब है कि आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल फ्रांसिस ओ डायर के द्वारा दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी अपने जवानों को लेकर उस स्थान पर पहुंचता है। ब्रिगेडियर जनरल डायर की यह नपुंसकता देखिए कि उसने एक सकरी जो गली निकलने का एकमात्र रास्ता है, उसके प्रतिरोध सामने से दीवार के ऊपर खड़े होकर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर रहे लोगों पर बिना किसी चेतावनी की, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से सहसा एकाएक गोलीबारी शुरू कर दी। इस कारण 20,000 से अधिक आबादी में एक भगदड़ मच गई। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार लगभग 400 के लगभग 379 लोग गोलियों की वजह से मारे गए। लगभग 16 से बुलेट काउंट की गई, 1600 बुलेट्स काउंट की गई और लगभग 1100 लोग घायल हो गए। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार लगभग 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 के आसपास लोग घायल हो गए। हम समझ सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस नरसंहार वाले स्थान पर जाने का कभी अवसर मिले तो गोलियों के निशान आज भी ऐसे कैसे हैं। लोग इधर उधर भाग गए, कुआं था उसमें गिर गए और बड़ी स्तर पर एक जनहिंसा हुई जो निसंदेह ब्रिटिश इतिहास का सबसे काला दिन माना जा सकता है। ये था जलियांवाला बाग नरसंहार रोलेट एक्ट के प्रतिरोध में जुड़ी हुई घटना, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना को अंजाम मिला। इस घटनाक्रम के बाद 18 अप्रैल 1919 रोलेट सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने स्थगन कर दिया। 5 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके प्रतिरोध में नंबर 1 महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ऐसी हिंसा करने वाली ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड की उपाधि, इस नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया गया। नंबर 2 महात्मा गांधी ने
भारत का सम्राट केसर ए हिंद की उपाधि का परित्याग कर दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का परित्याग कर दिया। इसका मतलब ब्रिटिश सरकार जो हिंसक है, जो नरसंहारक है, जो इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करती है, ऐसी सरकार के सम्मान को हम संजो नहीं सकते और उन्होंने अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। इस नरसंहार की जांच करने के लिए तत्कालीन वायसराय के अनुशंसा अनुसार एक कमीशन बनाया गया। स्कॉटलैंड के सॉलिसिटर जनरल लॉर्ड विलियम हंटर, स्कॉटलैंड के सॉलिसिटर जनरल लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया गया अक्टूबर 1919। ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने जिस कमीशन का गठन किया है वह ब्रिटिश सरकार के प्रति ही वफादार होगा, नेचुरली ऐसा होगा और ऐसा ही हुआ। हंटर कमीशन ने कोई विशेष सजा का प्रावधान नहीं किया। हंटर कमीशन ने एक गोलमाल जवाब दिया जिसमें ब्रिटिश सरकार की जो युद्ध कमीशन और ब्रिटिश वार पॉलिसी थी अथवा आर्मी की जो नीति थी उसके तहत हंटर कमीशन की रिपोर्ट को भी कोई विशेष तवज्जो नहीं दी गई। इसके बावजूद हंटर कमीशन की रिपोर्ट जब ब्रिटिश संसद में रखी गई तो युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने यहां तक कहा कि अमृतसर के इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाला जनरल ब्रिगेडियर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पंजाब का शेर है। अर्थात जो घटनाक्रम है उसके प्रति उन्होंने कोई पश्चाताप अभिव्यक्त नहीं किया है, अपितु ये कहा है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, अपितु ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए शेर है जिसने पंजाब के उभरते हुए आंदोलन को, अमृतसर के उभरती हुई राष्ट्रवाद की भावना का दमन कर दिया। इसी के साथ रुडयार्ड किपलिंग जैसे हिस्टोरियन ने जो राइट डाउन किए हैं, लगभग 26,000 से 30,000 पौंड ब्रिटिश लोड सभा के सदस्यों ने कलेक्शन करके उसको रिवार्ड दिया। यह ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी रही। दोस्तों, हंटर कमीशन के पैरेलल भारत में महात्मा गांधी ने भी एक आयोग बनाया अपने स्तर पर। मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जेकर, गांधी, इस कमेटी ने, जैसा भारतीय कमेटी थी, स्वाभाविक रूप से भारत का समर्थन करना बनता था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि जनरल डायर एक अमानवीय व्यक्ति है और पंजाब में जो मार्शल लॉ लागू किया वो भी गलत था। उस हंटर कमीशन में 3 भारतीयों को भी सदस्य बनाया गया था, लेकिन इससे कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला। 3 भारतीय सदस्य जिनमें बंबई विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और बंबई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। नंबर 2, संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य और बैरिस्टर वकील पंडित जगत नारायण तथा ग्वालियर राज्य के वकील सरदार साहिबजादा सुल्तान भी शामिल थे। परंतु हंटर कमीशन की रिपोर्ट बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य के पक्षधर रही। इस जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए पंजाब के नौजवान युवा उधम सिंह कंबोज, जिन्हें उधम सिंह के नाम से जाना जाता है, मार्च 1940 में वह लंदन जाता है और इस घटना के मुख्य व्यक्ति फ्रांसिस माइकल ओडायर की हत्या कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जुलाई 1940 में उधम सिंह को सजाए मौत, फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इस तरह रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार का काला कानून था जिसके खिलाफ भारतीयों ने आवाज उठाई और आवाज उठाने का परिणाम जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की हकीकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। निसंदेह जलियांवाले बाग हत्याकांड और रोलेट सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और स्वराज की भावना महात्मा गांधी के दिल में हिलोरे मारने लगी और उन्होंने खिलाफत आंदोलन और ऐसे आंदोलन के माध्यम से पहला बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, जिसके परिणाम स्वरूप नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और निसंदेह अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा
गांधी के शब्दों में अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, भले ही ईश्वर के नाम पर, लेकिन अंग्रेज भारत से चले जाएं, इसी में भारत का भला है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन क्या था। थैंक यू सो मच।